हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने मॉर्निंग में कवर किया था एंशिएंट हिस्ट्री का आर का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया था 2010 से लेकर 2021 तक का। और इसी में आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद कल आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से हम लोगों की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। केवल और केवल बचेगा आपका साइंस और इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से हम लोग अगले 3 दिन में पूरा आपका जीएस का जो पेपर 1 है आपका आर का पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यूज कंप्लीट किया है 2015 से लेकर 2023 तक का। और इसके बाद यूपीपीसीएस मेंस जो 2012 से लेकर 2017 तक ऑब्जेक्टिव पेपर थे, हम उन पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको पीवाईक्यूज और जो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और अदर स्टेटमेंट जो बन सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके यूपीपीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम मिडिवल हिस्ट्री की क्लास, और जिसमें हमें सबसे पहले 2021 का प्रीलिम्स देखना है। वीडियो पे पहली बार हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार की आपकी यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था मिडिवल हिस्ट्री का कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो भाई जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, या तो वो क्या थे, तुर्की थे। ध्यान देना, मंगोल कभी नहीं लगाना है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री जब मैं मेंस के नोट्स पढ़ाने वाला हूँ कुछ दिनों में, तपस्या नोट्स, वहां पर मिडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इतना जान लो, भारत पे जो शासन किया गया 2 वंश ने किया। एक तो दिल्ली सल्तनत, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखोगे खिलजी वंश आएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे तुगलक वंश है, लोधी वंश है, ये सभी हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा फेज होता है जो 1526 से शुरू हो जाता है पानीपत के युद्ध से और बाबर की विजय से, जिसको हम लोग मुगल कहते हैं। तो मुगल कौन थे? मंगोल से बने हुए थे, मंगोल प्रजाति के थे, इसलिए उनको मुगल कहा जाता था। जबकि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले जो गुलाम वंश के लोग थे, ये लोग तुर्की थे, तुर्क से आए हुए थे, इसलिए इनको तुर्की कहा जाता है। और इनके देवी देवताओं की पूजा के लिए नासरुद्दीन खुसरो शाह को हम लोग जानते हैं, जिसने शाही महलों में इनकी पूजा भी करवाई थी। अगर देखा जाए, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। ऐसा माना जाता है कि नासरुद्दीन महमूद कोई नेचुरल मुसलमान नहीं था, बाई बर्थ मुसलमान नहीं था, बल्कि बाई बर्थ वो हिंदू था, इसलिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता भी था। बाद में जैसे जैसे जब आपका हिंदू समाज समाप्त होने लगा, प्राचीन भारत का काल खत्म होने लगा, और उसके बाद 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह और फिर इल्तुतमिश, इन सभी का शासन शुरू होता है। तो नासरुद्दीन महमूद जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वो भी मुस्लिम बनता है। खिलजी वंश का मुख्य रूप से अंतिम शासक भी था, और पैगंबर के सेनापति की इसने उपाधि भी ली थी। इसको हम लोग खलीफा की उपाधि भी कह देते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है ऐसे नारे लगाए थे, क्योंकि इस्लाम में खलीफा की बहुत मान्यता थी, मुस्लिम धर्म में, तुर्की धर्म में, और ऐसी स्थिति में इसने खुद को ही खलीफा का पद ले लिया था, इसी वजह से ये कहा गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक आप करेक्शन कर लेना, जो मैंने अभी बताया ना, खलीफा की उपाधि वो नासरुद्दीन खुसरो शाह ने नहीं ली थी, मुबारक शाह खिलजी ने ली थी, जो 1316 में गद्दी पर बैठता है और 1320 तक लगभग रहता है। और अंतिम रूप से अगर हम देखें नासरुद्दीन खुसरो शाह को, तो ये मुश्किल से 2 महीने तक ही बस 1320 में ही गद्दी पर बैठते हैं, खिलजी वंश के अंतिम शासक होते हैं। और इनकी हत्या करने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अपनी गाजी मलिक की उपाधि धारण करते हुए एक नए तुगलक वंश का स्थापना कर दी। तो तुगलक वंश कब आता है? खिलजी वंश की समाप्ति पर। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है जिसे वो मार के गद्दी धारण करते हैं? नासरुद्दीन खुसरो शाह। और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो धर्मांतरित था, यानी हिंदू धर्म से परिवर्तित था। लेकिन जो खलीफा वाला मैंने पॉइंट बताया उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो मुबारक शाह खिलजी है जो इनसे पहले थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस सुल्तान ने, क्या कह रहा है, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना नियुक्त किया था? भाई अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी महोदय ने किया था।
और अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से इन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा करने की बात की। पहला, मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करने के लिए दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई और उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई। और सबसे अधिक राज्य का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था, मिडवल पीरियड में अगर आप देखोगे। और सीरी का किला, कई बार सीधे सीधे मिलान करने को आता है कि सीरी का किला किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न अगर आप देखोगे, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। फर्रुखशियर द्वारा 1717 में इसको नियुक्त किया गया था। ध्यान से समझना, मुगल बादशाह कौन थे, फर्रुखशियर द्वारा। इनको मुर्शिद कुली खां को जो है बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था। और इसी के काल से वंशानुगत शासन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मुर्शिद कुली खां के बाद इसका बेटा ही बंगाल का नवाब बनना शुरू हो जाता है। और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। और 1719 में फर्रुखशियर द्वारा ओडिशा की भी सूबेदारी इसे दे दी गई थी। फिर 1727 में सुजाउद्दीन शासक बनते हैं, 1739 में सरफराज खां शासक बनते हैं, 1740 में अलीवर्दी खां शासक बनते हैं और 1756 में सिराजुद्दौला शासक बनते हैं। और 1757 में अगर आप देखोगे तो सिराजुद्दौला ही शासन पे रहते हैं जब प्लासी का युद्ध होता है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो लहना को घोषित किया था, या उनका दूसरा नाम अंगद था। 1504 ईस्वी के पंजाब के फिरोजपुर में हरीके गांव में जो है कि इनका जन्म हुआ था। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 2017 के प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, काल क्रमानुसार, यानी कि एक आपको क्रोनोलॉजी बतानी। जैसे तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था आपके 1192 में, लेकिन अगर तराइन का पहला युद्ध पूछा जाए तो 1191 में हुआ था। और ये दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जिसे हम कहते हैं उसी को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच। और इसी के संबंध में एक और बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है 1194 का, जो कि चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी 1296 में कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपने एक मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें रणवीर सिंह ने रोल किया है, तो उसमें दिखाया जाता है किस प्रकार से वो जो है कि जलालुद्दीन अपने चाचा की हत्या कर देते हैं। अफगान का षड्यंत्र जो था वो 1325 में हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327 ईस्वी में हुआ था। हालांकि ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा आगे, कौन सा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 4 घटनाओं को मतलब कि किया गया, और उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया, खुरासान और कराचिल का अभियान हो गया, राजधानी का स्थानांतरण हो जाता है, दौलताबाद ले जाता है। तो ये 4 घटनाएं इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्रम से आएंगी आगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कुछ शासकों की बात करें, जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो रणथंभौर में हमीर देव शासक थे, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, इन्हीं की पत्नी का नाम क्या था, पद्मावती था या पद्मावत। देवगिरी की बात करेंगे तो राजा रामचंद्र थे, और गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्णदेव थे। तो ये आपके शासक भी अलाउद्दीन खिलजी के समय महत्वपूर्ण थे। इसी के बाद कुछ यात्री थे जिन्होंने कुछ देशों की यात्रा की, मतलब भारत की यात्रा की थी, और किन देशों से आए थे ये पूछा जा रहा है। जैसे इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, और इनको देखा जाए तो चाइना में एक दूत के रूप में भी भेजा गया था, और भारत में काजी का पद भी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये मोरक्को से आए थे। मार्को पोलो की बात करेंगे तो ये इटली से आए थे। अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे तो ईरान से आए थे। और न्यूनिच की बात करेंगे तो पुर्तगाल से आए थे। और न्यूनिच आपके अच्युत राय, जो अच्युत देव राय थे, मतलब अच्युत राय थे, उनके शासनकाल में ये आए थे, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है आपका, किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो ये जो दीवान ए अमीर कोही विभाग है, ये कृषि के विकास से संबंधित विभाग है, जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, कृषि के लिए किसानों को जो है कि अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था करना, कृषि के लिए जो है कि किसानों की मदद करना, इन सभी से संबंधित एक अमीर ए कोही या दीवान ए अमीर कोही नाम का विभाग खोला गया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी एक उपाधि भी थी उलूग खां के नाम से। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी कहा जाता है। क्या कहा था, जौना खां। देखा जाए अमीर कोही विभाग की बात करेंगे तो कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि को प्रोत्साहन देना। प्रत्यक्ष सहायता का मतलब ही हो गया एक तरीके से ऋण प्रदान करना, लोन। और इसे
खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। लेकिन सही मायने में इसका कुछ इतिहासकारों ने वर्णन निगेटिव किया है, नकारात्मक रूप से। अदरवाइज ये एक बहुत ही योग्य शासक होने के साथ साथ बहुत दूरदर्शी शासक था। इसको बहुत दूर की जो है कि योजनाएं दिमाग में रहती थी हमेशा कि ये चीजें करनी चाहिए। और राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया की खान कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। आगे देखते हैं, किस चिश्ती संत ने चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? किसे कहा जाता है चिश्ती संत को? तो नासिरुद्दीन जी को कहा जाता है, नासिरुद्दीन जी को कहा जाता है। और इनकी रचना एक है तौहीद ए इलाही। क्या रचना है? तौहीद ए इलाही। अच्छा, आगे देखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया जी की बात करेंगे, जिनकी दरगाह भी आपके दिल्ली में है। आप निज़ामुद्दीन औलिया मेट्रो स्टेशन भी है। इनकी जो रचना थी, इनकी महबूब ए इलाही थी। बाबा फरीद के लिए कहेंगे तो इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गज ए शकर था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में, जो कि 1192 ईस्वी में गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और भारत में ही बस गए और चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। और इन्होंने अपना खानका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में बनाया था। खानका क्या होता है? जहां पर ये सूफी संत अपने रहने का निवास स्थान बनाते हैं, साथ ही साथ अपनी शिक्षा वगैरह भक्ति का सारा एक ही जगह पे करते हैं। किस शासक ने शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। अब देखते हैं 2016 का री एग्जाम दोस्तों, प्री 2016 का री एग्जाम जो आपके 2020 में हुआ था, जब पेपर लीक हो गया था 2016 में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? यही चीज मैं बता रहा था, मुबारक शाह खिलजी। ये आपके सेकंड लास्ट शासक थे खिलजी वंश के, क्योंकि इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम शासक हुए जो केवल 2 महीने तक गद्दी पर रहते हैं। और उनको मार के गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी की बात करेंगे। इसकी उपाधि अल इमाम, खिलाफत अल उल्लाह और खलीफुल्लाह, ये सभी इसकी उपाधियां थीं। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसका कार्यकाल 1316 से 1320 था। और इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, यानी ये नग्न महिला और पुरुषों के साथ जो है कि ज़्यादा खेलते कूदते थे, तो इस तरीके की इनकी संगत इनको पसंद थी। अब इसे आगे हम देखते हैं, कुछ युद्ध के बारे में बात करेंगे जो क्रम से पूछा जा रहा है। जैसे चंदेरी का युद्ध की बात करेंगे तो 1528 का था। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था। और किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। किसके? मेदिनी राय के विरुद्ध। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। ये दोनों युद्ध आपके शेरशाह सूरी ने लड़े थे। और किसके खिलाफ लड़े थे? हुमायूं के खिलाफ लड़े थे। फाइनली फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी और 1540 में ही सूरी वंश की स्थापना हुई शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि एक अफगान शासक था। इस वजह से इसको बहुत ही प्रतापी शासक भी कहा जाता है। और एक और युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है, यूं कहें कि हार हो जाती है। इसका और भी एक अलग नाम आता है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर थे। और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां, ये दोनों थे। हालांकि एक दो प्रश्न आपको कल एंशिएंट वाले में भी देखने को मिल चुके होंगे, लेकिन वो बाय मिस्टेक या तो वहाँ पे लिख दिया गया होगा, तो इसी को हम लोगों ने मेडवल के प्रश्न को यहाँ भी लिखा है। आगे एक रज्मनामा करके एक फारसी अनुवाद किया गया था हिंदी ग्रंथ का। ये किसके नाम से जाना था? महाभारत के लिए। महाभारत को ही रज्मनामा के नाम से जानते हैं। और अकबर के समय इसको कराया गया था फारसी अनुवाद। बदायूनी, नकील खां और फैजी ने मिलकर इसको लिखा था। अब 2016 के प्री को देख लेते हैं। कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत की दिल्ली बना देता है। जबकि इससे पहले जो इसके ससुर भी कहलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही रहकर शासन किया और कभी भी उसने सुल्तान का पद भी धारण नहीं किया, यानी कि सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। वो ऑलवेज मोहम्मद गौरी का एक सूबेदार के रूप में काम करता था, सेनापति के रूप में काम करता था, लेकिन वो लाहौर से आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली 1210 में चौगान खेलते समय जब वो मर जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इल्तुतमिश कहता है कि हम लाहौर से शासन नहीं करेंगे, हम दिल्ली से करेंगे और दिल्ली अपनी राजधानी बनाएंगे। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी ऐबक को ही मतलब दिल्ली का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और ऐबक को अगर हम देखें तो ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ये अलग पॉइंट है। फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे
कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था 1194 में जो हुआ था, जयचंद और गढ़वाल शासक थे ये। इनके दरबार में हर्ष संस्कृत के विद्वान थे और हर्ष की रचना थी नैषधीय चरित। क्या थी? नैषधीय चरित थी। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो ये कछवाहा, जो कि आमेर शासक भारमल या बिहारी मल, जो पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह पर अकबर की यात्रा पर हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव भी रखा गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, हॉकिंस कब आया था भारत में? 1608 से 1611 के बीच में। टॉमस रो 1615 से 19 के बीच में। मनुची 1653 से 1708 में। और रॉल्फ फिंच की बात करेंगे तो 1585 से 1586 के समय ये भारत में आते हैं। आगे देखते हैं, किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो भाई महाभारत का भी हमने बताया ना, अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने किया था और इसका नाम क्या था? रज्मनामा के नाम से था। और अबुल फजल ने कालिया दमन और पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद किया था। पंचतंत्र किसकी लिखी हुई रचना है दोस्तों? विष्णु शर्मा की। ये एक भारत की ऐसी पत्रिका है या यूं कहें कि ऐसी पुस्तक है जिसका लगभग 53 अलग अलग भाषाओं में आज भी क्या किया जा चुका है? अनुवाद किया जा चुका है। कितनी? लगभग 53 भाषाओं में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम यहाँ पर, क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपका? किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, जिसकी मृत्यु 1627 में हो गई थी और इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया था। नूरजहां कौन थी? कमेंट सेक्शन में बताओ। जहांगीर की बहन थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नूरजहां। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे था दोस्तों? दिल्ली में। जहांदार शाह का मकबरा खुसरो बाग इलाहाबाद में और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में था। तो कुल मिला के जो भी ऑप्शन आते हैं उनमें जहांगीर का ऑप्शन था कि जो लाहौर में था, अर्थात भारत से बाहर था। 2014 के प्री में केवल एक प्रश्न आया था, किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकोह को दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां का ही बड़ा बेटा था दारा सिकोह, एक बेटा था औरंगजेब और 2 बेटे और थे। और इन्हीं के बीच में आप 3-4 प्रकार के अलग अलग युद्ध पढ़ोगे। देवराई का युद्ध जो आपने पढ़ा होगा, मुख्य रूप से ये कौन से युद्ध हैं? ये वही युद्ध है जिसमें औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में गद्दी को लेकर, राज्याभिषेक को लेकर, सल्तनत को लेकर या शासन को लेकर युद्ध हुआ था और फाइनली फिर औरंगजेब जीत जाता है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी कराया था किसने? दारा सिकोह ने। और किस नाम से कराया था? सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था और लेनपुल ने इसे लघु अकबर भी कहा है। किसको? ये सारी विशेषता मैंने दारा सिकोह के बारे में बताई है। 2013 के प्रीलिम्स की बात करेंगे तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो कि 1817 से 18 में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय से 1817 में पूना की संधि हुई और इसी संधि में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि अब पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। और सिंधिया से 1817 में ग्वालियर की संधि हुई। होलकर से 1818 में मंदसौर की संधि हुई। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया और बाजीराव सेकंड को कानपुर के बिठूर में पेंशन देकर भेज दी और इसी संधि के द्वारा ही आपका पेशवा का पद भी समाप्त हो गया। अब 2010 का री एग्जाम बात करेंगे। यहां पर भी देखो, अगर आप बात करोगे बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय बनवाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवान खैरात की स्थापना भी की थी, जिसमें अनाथ स्त्रियों और विधवाओं से संबंधित था और साथ ही साथ उन बच्चियों का जो अनाथ थी उनके विवाह वगैरह की योजना थी। मुख्य रूप से इसमें मुस्लिम महिलाएं थी, चाहे वो विधवा हो या फिर वो अनाथ हो, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए था और वो भी मुस्लिम महिलाओं। और इसी तरीके से बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय खोले थे। ठीक है, चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी, दारुल सफा के नाम से जानते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने काफी जो है कि कल्याणकारी काम भी किए थे। कौन सा शासक उच्च रूप से शिक्षित था? तो शेरशाह शिक्षित था। कौन? शेरशाह। जौनपुर में रहकर उसने अरबी भाषा, फारसी भाषा, इतिहास पर विशेष अध्ययन किया था और जौनपुर में ही आपको पता है अटाला मस्जिद, झज्जर मस्जिद भी है और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। सिराज जो है एक अरबी शहर है जहां पे शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है और भारत में जौनपुर में जो है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी की तुलना करते हुए पूर्व का सिराज भी जौनपुर को कहा जाता है। एक अभिलेख की बात करेंगे, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? जो बेसनगर अभिलेख है हेलियोडोरस ने लिखवाया था, ये तक्षशिला का निवासी है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासन का 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालिक
जो एंटियाल्किड्स है इनका राजदूत हेलियोडोरस था। इसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ भी स्थापित किया था, क्योंकि ये विष्णु जी के अवतार को मानता था। और शुंग काल में संस्कृत भाषा का उत्थान भी हुआ था। फिर इसी में एक और प्रश्न आता है आपका, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे? चगताई तुर्क थे। ध्यान से समझना, मैंने बताया था मंगोल, तो ध्यान से समझना, बाबर जो है कि दो ब्रीड का मिक्स था। दो ब्रीड का मतलब दो अलग अलग प्रजातियों के मिक्स थे, क्योंकि उनके पिता, बाबर के पिता कौन थे? मंगोल थे। ठीक है, बाबर के पिता मंगोल थे, लेकिन उसकी जो माता थी वो तुर्की थी। इसलिए बाबर के अंदर मंगोल और तुर्क दोनों की खून थे, और इसलिए कभी कभी प्रश्न में मंगोल अगर पूछा जाए या फिर तुर्क पूछा है तो चगताई तुर्क आप लगा सकते हो। यहाँ लिखा भी है कि वो अपने पिता तैमूर वंश से, माता से मंगोल का मिश्रण तुर्की नस्ल का एक चगताई तुर्क था। तो पिता कौन थे? तैमूर वंश के थे जो कि मंगोल थे, और माता कौन थी? तुर्की मिश्रण थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे इसमें। जात पद की अगर हम बात करें, इसको यही समझ लीजिए, जात पद का मतलब होता है कि आपका वेतन कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सुविधाएं कितनी है। और सवार पद का मतलब होता था कि आपके पास कितने सैनिकों को रखने का उत्तरदायित्व है, कि जरूरत पड़ने पे आपको शासक को, सुल्तान को अपनी सैनिक सहायता या सैनिक सेवाएं देनी पड़ेंगी। तो जात पद क्या था दोस्तों? ये एक आपका वेतन बताता था, सैलरी बताता था, रुतबा बताता था, लेकिन सवार आपकी जिम्मेदारी को बताता था। फिर मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मनसबदार की व्यवस्था आनुवंशिक नहीं होती थी, और मीर बख्शी कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। जात की बात करें तो व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति बताता था, और सवार का मतलब घुड़सवार की संख्या का बोझ यानी उत्तरदायित्व तो रखता था इसमें। किस मुगल बादशाह ने बलबन का सिजदा का करने के रिवाज को समाप्त कर दिया, सिजदा और पाबोस को? तो इसको शाहजहां ने जो है कि समाप्त कर दिया था। अब 2010 की अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, और इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में यानी इसी क्लास में मेंस को भी कंप्लीट करेंगे। अल बरूनी भारत आया था दोस्तों, तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ पे आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था, और इसने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, जिसको कहते हैं हिंदी में भारत की खोज। और एक और हमारे व्यक्ति थे, महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी भारत की खोज लिखी थी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुल्तान अन्न या अनाज या खाद्यान्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है। व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। भक्ति आंदोलन के कौन से नायक इस्लाम से प्रभावित थे? नामदेव थे, जो कि महाराष्ट्र के संत थे, लेकिन मुख्य रूप से कौन थे? ये इस्लाम से प्रभावित था। जन्म की बात करें 1269 में हुआ था, दर्जी परिवार में, और बरकरी संप्रदाय से भी संबंधित थे। राणा सांगा को किस युद्ध में बाबर ने लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में की थी। ऐसा माना जाता है कि बाबर की सेना राणा सांगा के युद्ध से डरती थी। राणा सांगा के जो कौशल क्षमता थी, जो नेतृत्व क्षमता थी, उससे डरती थी। तो बाबर को लगा कि अगर ये ऐसा रहेगा तो फिर तो हम हार जाएंगे। अभी तो हमने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा है, हमारी सेना का उत्साह बहुत चरम पे होना चाहिए, लेकिन यहां तो कम दिख रहा है। तो उसने तुरंत क्या कह दिया? जिहाद का नारा दिया कि दोस्तों ये हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, दोस्तों ये हम अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम उस आवाम के लिए लड़ेंगे, हम उस जनता के लिए लड़ेंगे, हम उस मुस्लिम भाई बहनों के लिए लड़ेंगे, मंगोलों के लिए, जिनको हमारे साम्राज्य की जरूरत है। और धर्म के नाम पे तो दोस्तों आज भी राजनीति हो रही है। तो उस समय तो लोगों का खून उबाल मारने लगा, और फिर राणा सांगा को उन्होंने हराने की कसम खा ली, और फिर राणा सांगा को हरा भी दिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने ही दिया था। इन्हें लगा कि इब्राहिम लोधी को हटा दिया जाए तो फिर बाबर जो है कि अपना इब्राहिम लोधी को मार के चला जाएगा धन लूट के, और हम मौज करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन पासा गया उल्टा पलट, तो ये फिर दिक्कत हो गई। और युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेनानायक के साथ की थी? तो जयसिंह प्रथम के साथ की थी। और ये जो जयसिंह कोई और नहीं, औरंगजेब का सेनापति था। शिवाजी ने अपने 35 में से 23 4 लाख हुण वाले किले मुगलों को सौंपने पड़े, और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता का वचन भी दिया। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब भी मिला। तो ध्यान देना, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि के बाद कितने किले जो है कि मुगलों को दे दिए, औरंगजेब को दे दिए, तो 23 किले दे दिए थे। अब यहाँ पे कुछ संरचना की बात करें, जैसे बाबर ने जामी मस्जिद बनवाई थी संभल में, हुमायूं ने दीन पना महल बनवाया था दिल्ली में, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था, और अगर आप देखोगे जहांगीर ने तो ऐतनौद्दौला का मकबरा बनवाया था, जो कि शुद्ध संगमरमर का बनाया गया था, व्हाइट कलर का।
तो यहाँ तक आपने देखा प्रीलिम्स की पूरे पूरे हमारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए। अब 2021 का मेंस देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हो तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां पर इसकी पेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। चलिए टॉपिक पे आते हैं। 2021 के मेंस में एक प्रश्न आया था, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। अभी आपने देखा कि यही प्रश्न आपसे 2010 के एग्जाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में, और वही 2021 में सेम रिपीट कर दिया मेंस में। तो प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों, चाहे मेंस के उठा लो, चाहे प्रीलिम्स के उठा लो, चाहे पुराने उठाओ, चाहे नए उठाओ, आपको 2024 के पीसीएस के एग्जाम्स में और आरओ के एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में ये सारे प्रश्न। आगे देखते हैं। यहाँ पर बादशाह की बात करें और दीवान की बात करें तो अकबर के समय जो दीवान थे मुजफ्फर खान थे, जहांगीर के समय गियास बेग एतमादुद्दौला थे, शाहजहां के समय सादुल्ला खां थे, और औरंगजेब के समय असद खां थे। अब यहाँ पे कुछ स्मारक है और निर्माताओं की बात करें तो अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह तुर्की के द्वारा बनाई गई थी, और ये अटाला मस्जिद के नाम से फेमस है जो जौनपुर में है। और यहाँ पे छोटा सोना मस्जिद की बात करेंगे तो वली मोहम्मद ने बनवाई थी। कदम रसूल की बात करें तो नुसरत शाह ने, और अदीना मस्जिद पांडुजा की बात करेंगे तो सिकंदर शाह ने बनवाई थी। फिर यहाँ पे कुछ और क्रम को देख लेते हैं। जैसे मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था 1561 में, आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, या आम्बेर कह दो या आमेर कह दो, 1562 में। उड़ीसा पर कर रानी की विजय 1567 से 68 के बीच में, और तुकोराई का युद्ध 1575 में हुआ था। अब यहाँ पे आपको मालवा याद हो सकता है और आमेर याद हो सकता है, लेकिन बाकी दो आपको नहीं पता होंगे, उड़ीसा वाला और तुकोराई। तो बस आपको भी याद कर लेना है, क्योंकि मेंस एग्जाम का आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, जहाँ पे कॉमन बुक से प्रश्न नहीं आते, थोड़ा सा स्पेशल बुक को पढ़ा जाता है, तब जाके ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलते हैं 2017 के मेंस को देख लेते हैं। युद्ध और उनके वर्ष। जैसे चंदावर का युद्ध 1194, यहाँ पे देखिए उल्टा लिख गया है, इसको सही कर लेना दोस्तों। ये 1194 लिखना था, जयचंद और गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक उस समय शासक थे दिल्ली सल्तनत में। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर और दक्षिण के सुल्तानों के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। घाघरा का युद्ध आपका 1535 में हुआ, 29 में हुआ था, जो बाबर और अफगान के बीच में हुआ था, और घाघरा नदी पर हुआ था। फिर यहाँ पे जरा कुछ और देख लेते हैं, एंशियंट कह सकते हो या फिर मिडवल का मिक्स। जैसे वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत था पुष्टि मार्ग था, रामानुजाजी का था विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद, और शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने किया था 1810 में। और बाबरनामा को तुजु के बाबरी भी कहते हैं, जो कि बाबर की आत्मकथा थी, और ये तुर्की भाषा में थी। कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो सैयद बंधुओं को जो है कि हुसैन अली और अब्दुल्ला, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है, यानी ये जिसको चाहते थे उसको राजा बनाए थे। वर्तमान सरकार के भी दो किंग मेकर हैं दोस्तों, एक हमारे हैं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी, और दूसरे हमारे बिहार के हैं नीतीश बाबू जी। अगर ये दोनों ही अपने समर्थन को वापस ले लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान सरकार गिर जाएगी। तो जिस प्रकार से आज आपके किंग मेकर कौन होगा? नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू। तो इसी तरीके से मिडवल हिस्ट्री में भी सैयद बंधु थे, ये शासन नहीं करते थे, ये शासन बनाने में इंटरेस्टेड थे। मजा आता था इन्हें, जो है कि लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते थे कि साहब हमें राजा बना दो, साहब हमें राजा बना दो। तो कहते ना कि आप आईएएस बनो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आईएएस बनाने वाले बनोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर आईएएस बन रहे हो तो केवल एक अकेले बन रहे हो, लेकिन अगर आपने 100 आईएएस खड़े कर दिए तो आप कहीं भी फोन घुमा दो दोस्तों, हर जगह आपके कहीं ना कहीं कोई जानने वाला आईएएस ऑफिसर है। इतनी तो सम्मान करेगा ना कि जिस गुरु ने आईएएस बनाया उसे, उसका काम एक चुटकी में कर देगा। तो सोचिए पावर किस में है, सर आईएएस बनने में है या आईएएस बनाने में है? तो ये मत सोचना कि मैं पावर के लिए कर रहा हूं, मैं बस अपना ड्यूटी पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों की जो सफलता है वो जरूर सुनिश्चित हो, और जो भटकाव हो जाता है वो थोड़ा सा कम हो सके। अब यहाँ पे बात कर, दारा सिको को किस स्थान पे दफनाया गया है? तो दिल्ली में दफनाया गया है। औरंगजेब के द्वारा की गई नृशंस हत्या 1659 के बाद दारा सिको के सब हुमायूं के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ युद्ध के बारे में बात करेंगे और इसका क्रम भी पूछा जाता है। जैसे दौरा का युद्ध होता है, जिसको दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं, 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच में, जिसमें अफगानों की हार होती है। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य, जिसमें हुमायूं हार जाता है। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, इसमें हुमायूं फिर हार जाता है। सामूगढ़ का युद्ध 1658, ये उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें शाहजहां के पुत्रों के बीच हो रहा था, औरंगजेब और दारा सिको के बीच मुख्य रूप से, तो औरंगजेब जीत जाता है।
जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। 2016 का मेंस री एग्जाम, इसको देखते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राजा के विरुद्ध था? किस राज्य के विरुद्ध? तो कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर कहाँ पे है पता है आपको? कालिंजर का किला बांदा के पास। बम का गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई और कन्नौज का युद्ध 1540 भी इसने लड़ा था। अब यहाँ पे फिर से ये युद्ध आ गया। देखिए ये आपके फिर से रिपीट हो गया, प्रीलिम्स में भी आया, मेंस में भी आया, दो बार। जैसे अगर देखो कि कन्नौज के युद्ध की बात करें 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं शेरशाह के बीच, तालीकोटा का युद्ध 1565 बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, खानवा का युद्ध देखेंगे 1527 में बाबर और राणा के बीच में हुआ था और इसको जिहाद का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे। बिल्कुल सही बात है। और मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना भी थी और इसी वजह से अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती मराठा साम्राज्य से ही मिल रही थी। छत्रपति शिवाजी का कार्यकाल क्रमानुसार के बारे में देखेंगे तो शिवाजी ने 1656 तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त की। 1657 में पहली बार उनके मुगलों से मतभेद शुरू हो गए और अफजल खां का प्रकरण भी 1659 में हुआ था और शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था। कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित थी? रजत मुद्रा जो थी चांदी की, तो उसे लारी कहते थे और असरफी, टका, रुका ये सब थी। जबकि रुपया का प्रचलन था ही नहीं, उनके समय में रुपया का प्रचलन नहीं था दोस्तों। कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां था। उसने राज तरंगड़ी सेकंड, ठीक है, और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था। और किसने अनुवाद किया था ये भी पूछा जाता है, जोन राज ने किया था। किसने? जोन राज ने, राज तरंगड़ी का। इसकी एक उपाधि भी थी जैनुल आब्दीन जी की, बुढ़ शाह के नाम से। और कश्मीर का अकबर भी इसे कहा जाता, उदार नीतियों का। और कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा था, मूल्य का नियंत्रण करने का। और कश्मीर में वुलर झील में जैना लंका द्वीप का निर्माण करवाया और शिकायत नामक ग्रंथ, मतलब शिकायत नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। हल्दी घाटी युद्ध में 1576 महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर था, जो कि अफगान से नेतृत्व करता था। और मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अकबर की तरफ से मान सिंह कर रहे थे। इसके बाद 2014 का अगर हम मेंस देखते हैं, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो बलबन ने कहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार किया इन्होंने। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इन्हीं के शिष्य थे। फिर यहाँ पे कुछ कालक्रम की बात करेंगे, जैसे रचना, लेखक और काल। तो मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी, मधुमालती की रचना मंझन ने की थी, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद ने की थी। शाहनामा की बात करेंगे तो शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार में थे? फिरदौसी के दरबार, मतलब कि शाहनामा के जो लेखक थे फिरदौसी, ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। किसके? महमूद गजनवी के। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के नेतृत्व में था। और राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी सेकंड जो थे वो 4 वर्ष के थे, इसके पुत्र थे शिवाजी सेकंड, इसलिए ताराबाई साम्राज्य देख रही थी। 2010 में री एग्जाम देख लेते हैं जरा मेंस का। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में और 1506 में आगरा को राजधानी भी इसने बना लिया। भूमि मापन के लिए इसने गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग भी किया और गुलरुखी शीर्षक से इसने फारसी में कविताएं भी लिखी। जैसे सभी लोग कविताएं लिखते हैं तो कुछ ना कुछ अपना टाइटल देते हैं, वैसे गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी ने भी कविताएं लिखनी शुरू की थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके समय? देवराय सेकंड के समय में आया था। यह एक फारसी राजदूत था और इसने दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक बताया था विजयनगर साम्राज्य को। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने दिया था और इसने लिखा था जहांगीर इंडिया द रेमोस्टेट्री ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। इसमें गरम मसाला और नील का वर्णन किया था इन्होंने खासकर। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी गई थी हुमायूं के शासनकाल में। 2 फारसी चित्रकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। लेकिन चित्रकला का जो स्वर्ण युग था, जो सबसे अधिक विकास हुआ, वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। फिर यहाँ पे 2010 का मेंस देखेंगे हम लोग, लास्ट देख रहे हैं। बेरोजगारों के सहायता के लिए किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो सेम वही फिरोज शाह तुगलक ने, दीवान खैरात के नाम से, और ये विधवा और स्त्रियों से संबंधित था। कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव थे, जो कि 15वीं सदी के थे और भक्ति मार्ग को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, जो कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे, साथ ही साथ जाति प्रथा के भी ये विरोधी थे। अब यहाँ पे
देखते हैं मुगल मनसबदारी व्यवस्था। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी आनुवंशिक नहीं थी। मनसबदार 3 वर्ग थे और मीर बख्शी कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। और अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में इसे आरंभ किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। और शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेना नायक के साथ की थी? तो ये हस्ताक्षरित की गई थी जयसिंह के द्वारा। जयसिंह द्वितीय के नाम से जानते हैं, जो कि औरंगजेब के सेनापति थे। और इसी दौरान 23 किले इन्हें किसके पास रखने पड़े? मुगलों के पास गिरवी रखने पड़े। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। और अगली क्लास हमारी रहेगी कल के दिन मॉडर्न हिस्ट्री की पीवाईक्यूज की। उसके बाद आपको साइंस देखने को मिलेगी और साइंस के बाद इकोनॉमिक्स। और आपके एक दिन मॉडर्न लगेगा, एक दिन साइंस में लगेगा और एक दिन इकोनॉमिक्स में। तो आज को छोड़ दिया जाए तो अगले 3 दिन में आपके पीवाईक्यूज भी खत्म हो जाएंगे और फिर यूपी पीसीएस के हम लोग पीवाईक्यूज शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके काम का है और बहुत ही यूनिक कंटेंट है। इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को कहीं नहीं मिलते होंगे और बहुत जेन्युइन कंटेंट है, जिससे आप लोगों का भटकाव बहुत कम होगा और तैयारी बहुत सही डायरेक्शन में हो सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।